हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं के और हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने सामान्य जानकारी, एक सामान्य परिचय देखा था, कौन से सिद्धांत पर काम करता है वो देखा था। फिर हमने जब बायोटेक्नोलॉजी को, तो उसके शब्द को तोड़ा था, तो हमने देखा था जैव और प्रौद्योगिकी। तो उसमें जीव, जो सभी तरह के जीव शामिल है, उसमें हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे ताकि जीवों से और ज़्यादा उत्पाद प्राप्त किया जा सके या जीवों से कई तरह की सेवाएं ली जा सके। तब अल्टीमेटली जो हम बार बार देखेंगे कि जीव के साथ हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, तो वो कौन सी तकनीक होगी, कौन से उपकरण होंगे। तो कुछ तकनीक के नाम मैंने आपको पहले बताए थे, तो उस पर भी हम आगे और बात करेंगे। और जो हम उपकरण की बात कर रहे थे, जिसको लेकर के हम उस तकनीक को अपनाएंगे, और हम जो पूरा पर्पज है कि पूरा पर्पज जिसमें हम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जीवों से अपना उत्पाद बढ़ाएंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी करेंगे या उसमें कुछ नए गुणों का समावेश करेंगे। क्योंकि प्रकृति में अगर हम देखें तो हर गुण हर जीव में उपस्थित नहीं है। अलग अलग जीव में अलग अलग तरह के जो गुण उपस्थित है, वो गुण वास्तव में जो उसके अंदर खुद का जो डीएनए होता है, उस डीएनए में जो जीन होते हैं, उस जीन की वजह से वो गुण होते हैं। तो अगर हमें वो गुण किसी और जीव में चाहिए तो हमें सीधा सा क्या करना पड़ेगा, उस जीव का डीएनए निकालना पड़ेगा, उस डीएनए में से उस जीन को निकालना पड़ेगा, और वह जीन किसी और जीव में जिसमें हम डालना चाह रहे हैं उसमें हम डालेंगे, ताकि हम उससे उत्पाद या कोई सेवा प्राप्त कर सकें। तो उसी पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे, तो आज हम बात करते हैं कि वो कौन से उपकरण हैं या टूल्स और टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, किस किस तरह के उपकरण या टूल्स हमारे काम आएंगे, और आगे हम देखेंगे किस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे काम आएगी। टूल्स में हम 3 टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हम एंजाइम के बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको डीएनए काटने के लिए, जोड़ने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। फिर हम बात करेंगे वाहक। वाहक होगा एक जीव में से जो जीन होता है या जो डीएनए का टुकड़ा होगा, उसको किसी दूसरे जीव में ले जाने के लिए हमें वाहक की आवश्यकता पड़ेगी, जो उस अणु को ले जा सकता है। तीसरा, तकनीक या मशीनरी, कौन सी टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल की जाएगी या कौन सी मशीनरी है वो इस्तेमाल की जाएगी। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पीसीआर मशीन है, वो किस तरह से इस्तेमाल होती है। तो अल्टीमेटली हमारा पूरा प्रोजेक्ट क्या होगा कि हमें कहीं एक जगह से जीन निकाल करके उसको किसी वाहक की सहायता से, वेक्टर की सहायता से किसी दूसरे जीव में डालना है। अब उसके लिए हमें किन किन एंजाइमों की, कैसे कैसे वाहक की जरूरत पड़ेगी, किस किस तरह की मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हम बात करेंगे एंजाइम की। एंजाइम में बहुत तरह के एंजाइम है। हम पहले डिस्कस करेंगे जो मेन एंजाइम है। एक है प्रतिबंधित एंजाइम, दूसरा है डीएनए लाइगेज, तीसरा है क्षारीय फॉस्फेटेज, जिसको हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी कहते हैं, और चौथा है डीएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा भी और एंजाइम है, उस पर हम बात करेंगे, बट ये 4 इंपॉर्टेंट है। हम पहले इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे प्रतिबंधित एंजाइम, तो पहला हम लेते हैं प्रतिबंधित एंजाइम। प्रतिबंधित का मतलब है किसी एक फिक्स जगह के लिए बंधित है, मतलब वो वहीं से उसको काटेगा। तो किसको काटना है, तो हमें डीएनए को काटना है। क्यों काटना है डीएनए को, क्योंकि जो हमारा जो जीन है या जो वांछित लक्षण है वो उस जीन में है, और वो जीन है वो डीएनए का भाग है। तो उसके लिए हमें वहाँ डीएनए से उसको काटना पड़ेगा। वो जीन हर कहीं तो है नहीं, वो किसी विशेष जगह पर होंगे, तो उस जीन को उस विशेष जगह पर काटने के लिए या वहाँ से निकालने के लिए हमें विशेष प्रकार के एंजाइम चाहिए होंगे। अब हम थोड़ा पहले सिंपल बात कर ले। जो डीएनए को काटने वाले एंजाइम है, जो डीएनए के अणु के टुकड़े कर सकता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। तो नॉर्मल न्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए अणु को काट सकता है या उसके जो बंद होते हैं उसको तोड़ सकता है। ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस टाइप का, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस टाइप का। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है कि जो डीएनए के जो किनारे होते हैं, अगर कोई डीएनए अणु है उसके दोनों किनारों पर वो कट लगाता है और यहाँ से उसके टुकड़े करता है। तो अगर कोई जीन या कोई भी चीज़ यहाँ उपस्थित है और यहाँ से आपको निकालना है, तो हम बात कर सकते हैं एक्सोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई जीन डीएनए के बीच में कहीं स्थित है, अगर यहाँ कहीं स्थित है, तो हमें चाहिए होगा एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए के अणु को किसी जगह बीच में से काट सके। तो अंदर से काटने के लिए हमें एंडोन्यूक्लियस चाहिए होगा, किनारों पर काटने के लिए हमें एक्सोन्यूक्लियस चाहिए होगा। ज़्यादातर जो हमारे एंजाइम काम आएंगे वो एंडोन्यूक्लियस टाइप के ही काम आएंगे।
तो उसमें हम एक एंजाइम की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सीधे सीधे सवाल भी आते हैं। तो पहला है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस में भी हम बात करते हैं प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, यानी जब डीएनए को बीच में काटेगा तो बीच में से भी किसी विशेष जगह पर ही काटेगा। तो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस की हम बात करते हैं। इसको हम आणविक कैचिया भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। आणविक कैची क्यों कहते हैं? कैची का मतलब काटना होता है, काटने के लिए। यहाँ पर डीएनए को भी अलग अलग जगहों पर काटना है, यानी उसके बंध को तोड़ना है, तो ये काम ये एंजाइम करेगा। अब कहाँ से काटेगा? तो अंतःस्थल पर, डीएनए में कहीं पर भी अंदर की जगह पर काटेगा, अंदर का एक विशेष स्थान होगा। तो वास्तव में वो अंदर कहाँ से काटता है, कैसे काटता है, उसके लिए एक थ्योरी दी हुई है, एक चीज को समझाया गया है। कुछ एंजाइम जो है वो पहले विशेष जगह को पहचानते हैं और पहचानने के बाद उस विशेष जगह के अंदर ही कट लगाते हैं। मतलब अंदर डीएनए को विशेष जगह पर काटने के लिए उस विशेष जगह की पहले तो पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद ही उस विशेष जगह के अंदर कट लगाया जाएगा। अब उस विशेष जगह का, यानी जो डीएनए अनुक्रम है, उस विशेष जगह का नाम हो गया हमारे पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। तो सबसे पहले डीएनए के अंदर इन अनुक्रम की या पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंसेज होती है उसकी पहचान की जाएगी और सीक्वेंस को पहचानने के बाद ही उस सीक्वेंस के अंदर जो शर्करा और फॉस्फेट का बंध होता है उसको तोड़ा जाएगा। शर्करा फॉस्फेट का बंध होता है यहाँ पर, ये होते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड और ये उसकी होती है बैकबोन। इस बैकबोन में जगह जगह बीच में यहाँ पर ये शर्करा और फॉस्फेट का बंध होता है, उसको काटा जाएगा। तो कोई भी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियर एंजाइम कैसे काम करेगा? पहले वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानेगा और फिर उसके अंदर एक कट लगाएगा। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा कोई भी क्रम जिसको दोनों साइड से पढ़ने पर एक ही तरह पढ़ा जाता हो। अगर आप इधर से पढ़ रहे हो तो भी वो सेम क्रम आएगा, अगर आप इस साइड से पढ़ रहे हो तो भी वो सेम क्रम आएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा नाम मलयालम का, तो मलयालम को चाहे आप इधर से पढ़ो तो भी मलयालम ही पढ़ा जाएगा, इधर से पढ़ोगे तो भी ये मलयालम ही पढ़ा जाएगा। तो दोनों ही केस में, यानी जब भी कोई क्रम को दोनों साइड से पढ़ा जाए और वो एक ही तरह का रीडिंग फ्रेम दे, एक ही तरह का पढ़ने का क्रम देता है, उसको हम कहेंगे पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। तो पहले इसकी पहचान की जाएगी और फिर वो उसको काटा जाएगा। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो पहले अपने एक तरह के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, अनुक्रम को पहचानेंगे और उसके बाद उसके अंदर कट लगाएंगे। कट लगाने की भी विशेष व्यवस्था है कि हर कहीं पे कट नहीं लगाया जाता। अब हम बात करते हैं पहले कि डीएनए के लिए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कैसा होगा, क्योंकि डीएनए में कोई एक सूत्र तो है नहीं, डीएनए में दो सूत्र होते हैं। अगर यहाँ पर भी देखते हैं मोस्टली जो डीएनए होता है द्विसूत्री होता है। तो द्विसूत्री में से किसके लिए? तो अगर हम बात करें एक तरह से, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक एंजाइम है EcoR1। इस एंजाइम के लिए जो काटने की जगह है, उस काटने की जगह को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया। मान लो ये एक डीएनए का, ये द्विसूत्री डीएनए है, इसका एक पार्ट दिखाया गया, ये एक पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है यानी सीक्वेंस है। कैसे? ये एक सूत्र है और ये उसका दूसरा सूत्र है। इस एक सूत्र अगर आप 5 से 3 की दिशा में पढ़ने जाओगे तो 5 से 3 की दिशा में GAATTC ये अनुक्रम पढ़ा जाता है। इस स्टैंड पर जब आप आओगे तो भी आपको वापस 5 से 3 ही रीडिंग फ्रेम देखनी, आप वापस 3 से 5 में नहीं जाओगे। तो दोनों सूत्र पर अगर आप देखोगे, इस सूत्र पर अगर आप 5 से 3 दिशा में रीडिंग फ्रेम ढूंढते हो तो इस सूत्र पर भी आपको 5 से 3 रीडिंग फ्रेम में ही जाना होगा। तो इधर से भी GAATTC है और यहाँ से आओगे तो 5 से GAATTC। तो ये हो गया अनुक्रम, जैसे मलयालम था उसी तरह से पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। तो पहले तो एंजाइम इस तरह के सीक्वेंस, मोस्टली जो 6 जो सारकों का जो क्रम होता है उस अनुक्रम को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। पहले तो इसको पहचाना जाएगा, उसके बाद जब कट लगाया जाएगा तो कट में क्या खासियत है कि इस पूरे सीक्वेंस में अगर G और A के बीच में कट लगाया जाता है, यहां से अगर काटा जाएगा तो वापस इस रीडिंग फ्रेम में भी G और A के बीच में ही कट लगाया जाएगा, यानी दोनों सूत्रों पर सेम स्थानों पर कट लगाया जाएगा और फिर ये बीच के बॉन्ड इसमें तोड़ दिए जाएंगे। तो तरीका क्या हुआ? पहले क्रमों को पहचानना और फिर उसमें भी विशेष स्थान पर ही काटना। जैसे ये जो एंजाइम है ये
एक स्ट्रैंड पर जी और ए के बीच में कट लगा रहा है, उसके सामने वाले स्ट्रैंड पर भी जी और ए के बीच में ही कट लगा रहा है। कोई अगर और एंजाइम है, वो अगर यहाँ पे कट लगा रहा है दोनों टी के बीच में, तो यहाँ पर भी वो दोनों टी के बीच में ही कट लगाएगा, तो फिर उसकी कटिंग साइड इस तरह से हो जाएगी। तो हर एंजाइम का अलग अलग होता है, बट फिक्स है काटेगा कहाँ पे, ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वहां पे वो कट लगाएगा। अब काटने के बाद मोस्टली क्या होगा, काटने के बाद ये जो है वो टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, तो डीएनए के सेगमेंट अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद ये पूरा पार्ट, ये वाला हिस्सा पूरा ये अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो ये इस तरह से दो एंड बन गए। इनमें क्या खासियत होती है, ये जो एंड बने यहाँ पर वापस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आकर के जुड़ सकते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं चिपचिपे सिरे। चिपचिपे सिरे क्योंकि अगर इन दोनों को वापस छोड़ दिया जाए तो ये दोनों सिरे वापस आके जुड़ जाएंगे। ये टी इस ए पे जुड़ जाएगा, ये टी इस ए पे जुड़ जाएगा, ये दोनों टी पे जुड़ जाएंगे और ये वापस जुड़ जाएगा। जो पहले कटा था वो फिर से जुड़ सकता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स या चिपचिपे सिरे। तो जब भी कोई एंजाइम काटेगा तो पहले तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहचानेगा, पहचानने के बाद उस पर सेम न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट लगाएगा और उसके बाद वो हमेशा चिपचिपे सिरे छोड़ देगा। यही चिपचिपे सिरे वापस जुड़ने में सहायता करते हैं। अब क्या होगा, जब भी हम किसी एक जगह से जीन निकाल के किसी दूसरे में डालना चाह रहे हैं, तो एक जीव में से दूसरे में डालेंगे तो दोनों जीवों के डीएनए को एक ही एंजाइम से हमेशा काटा जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक में अलग एंजाइम काम में लिया, दूसरे में आपने अलग एंजाइम काम में लिया, तो दोनों में अलग अलग तरह के चिपचिपे सिरे बनेंगे, क्योंकि हर एंजाइम का चिपचिपा सिरा अलग बनेगा। तो जहां से आपको जीन निकालना है वहां पर भी आप वही एंजाइम काम में लोगे, और जहां पे आपको जीन डालना है वहां पर भी आप वही एंजाइम काम में लोगे, तभी सेम तरह के चिपचिपे सिरे बनेंगे और उस जीन के टुकड़े इस जीन से या इस डीएनए से वो जुड़ पाएंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या है और ये किस तरह से काम करता है, तो ये आप याद रखें। ये अनुक्रम भी कई बार पूछा गया सवाल, तो आपको सीधा GAATTCA अनुक्रम आपको याद रखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी याद रखना है, और कैसे इसके चिपचिपे सिरे बनते हैं वो भी आपको याद रखना है। एक एंजाइम, ऐसे बहुत तरह के एंजाइम, ऐसे लगभग 900 से 1000 एंजाइम तक डिस्कवर हो चुके हैं। ये अलग अलग बैक्टीरिया में से अलग अलग एंजाइम्स निकाले हुए हैं। अब सबसे पहला जो एंजाइम खोजा गया था वो आर्बर और स्मिथ, इन दो लोगों ने फर्स्ट प्रतिबंधित एंजाइम एंडोन्यूक्लियस खोजा था, उसका नाम है हिंड सेकंड। हिंड सेकंड ये निकला था कहाँ से, ये निकला है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। तो इस जीवाणु से, इस बैक्टीरिया से निकलने वाला ये प्रतिबंधित एंजाइम जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। अब और भी बहुत सारे नाम हैं। अब एक और दे रखा है, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इन एंजाइमों का जो नाम लिखा जा रहा है, हिंड सेकंड है चाहे इको R1 है, ये नाम कैसे लिखे जाते हैं, तो इनके नाम लिखने की भी व्यवस्था है, इनके नाम लिखने का भी रूल है, यानी इनका नॉमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण कैसे होता है, तो जो भी एक नाम लिखा जाएगा उस नाम का हमेशा जो पहला एक लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा, वो उस जीव से, जिस जीव चाहे बैक्टीरिया से निकाला गया, तो उस बैक्टीरिया के वंश का नाम होगा। जैसे ये इको R1 है तो ये एस्चेरिशिया कोली से निकला हुआ एक प्रतिबंधित एंजाइम है, तो इसके वंश का नाम है एस्चेरिशिया, इस एस्चेरिशिया का लिया हुआ है E, तो फर्स्ट लेटर हो जाएगा वंश का नाम। अगले दो लेटर जो होंगे वो अगले दो लेटर होंगे इसकी जो स्पीशीज जाति का नाम होगा, उसके दो लेटर होगा। ये जो कॉली है इसमें ये CO ये लिया गया, एस्चेरिशिया का E लिया गया, तो ये E को अगले दो लेटर हो गए। इसका जो नेक्स्ट लेटर होता है वो होता है एक प्रभेद या स्ट्रेन। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग प्रभेद होते हैं। एक ही तरह के बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं, किसी में R, किसी में S, किसी में D, अलग अलग जो स्ट्रेन, अलग अलग प्रकार कह सकते हैं जो उपस्थित होते हैं, तो उस प्रभेद का या प्रकार का नाम लिखा जाएगा। और लास्ट में लिखा जाता है रोमन नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे लिखा जाता है। वो क्योंकि एक बैक्टीरिया में हो सकता है एक से ज़्यादा एंजाइम उपस्थित हो, तो जो एंजाइम पहले निकाला गया उसका नाम फर्स्ट रख दिया गया। उसी से बैक्टीरिया के सेम स्ट्रेन से अगर एक और एंजाइम निकला तो उसका नाम सेकंड रख देंगे। इससे अगर एक और निकला जाएगा तो उसको हम थर्ड रख देंगे। तो जो फर्स्ट टाइम निकलेगा वो इको R1, फिर मान लो एक और उसमें से निकला तो इको R2 हो जाएगा, फिर अगर मान लो एक और निकलता है तो इको R3 हो जाएगा। ऐसे सेम से
ऐसे इसका नाम है, वैसे जैसे इसका हिंद सेकंड है तो उसमें H हीमोफिलस से लिया हुआ है, IN इन्फ्लुएंजा से लिया हुआ है, D उसके स्ट्रेन का नाम है और सेकंड जो उसका नंबर है जिससे उसको निकाला गया। तो ये हुआ मेन एंजाइम, वो है आपका प्रतिबंधी एंजाइम। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो एंजाइम है जो वास्तव में आपके चाहे गए लक्षण के जीन को उस अपनी विशेष जगह से काटेगा, क्योंकि वो जीन उस पूरे डीएनए में कहीं एक विशेष जगह पर ही होगा और वहीं से उसको वो काटेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला एंजाइम जो है वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एक शब्द होता है लाइगेशन, उसका मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ता है कि जब एंजाइमों से काटने के बाद इस तरह से जो चिपचिपे सिरे बनते हैं, उन चिपचिपे सिरों को वो आपस में जोड़ सकता है, या डीएनए के दो खंड है उन डीएनए के दोनों खंडों को आपस में जोड़ सकता है। तो डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला डीएनए लाइगेज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो जीन से संबंधित है, जीन डीएनए का भाग है, इसलिए हम डीएनए को काटेंगे और डीएनए को ही जोड़ेंगे, इसलिए एंजाइम हो जाएगा डीएनए लाइगेज। अगर आरएनए को जोड़ना हो तो वो आरएनए लाइगेज हो जाएगा। और जोड़ना एक तरह से चिपकाने का काम है, इसलिए इसको हम आनुवंशिक गोंद, जेनेटिक गम ये भी कहते हैं। फिर एक और एंजाइम है क्षारीय फॉस्फेटेज। क्षारीय फॉस्फेटेज क्या होता है? ये मोस्टली अगर हम देखें तो एल्कलाइन मीडियम में डीएनए स्ट्रैंड को किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा वृत्ताकार डीएनए है, अगर हम इसको काटते हैं तो काटने के बाद अगर हम कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे चिपचिपे सिरे बन सकते हैं और चिपचिपे सिरे वापस भी आपस में जुड़ सकते हैं, यानी ये खंड वापस जुड़ सकता है या ये दोनों सिरे वापस जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो चिपचिपे सिरे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऐसे में क्षारीय फॉस्फेटेज क्या करता है, पहले तो ये जो 5वां सिरा होता है उस 5वें सिरे में एक फॉस्फेट को काटता है और वहां पर एक OH समूह फ्री छोड़ देता है। एक काम तो इसका ये हो गया कि 5वें सिरे पर फॉस्फेट को काटता है और एक OH ग्रुप छोड़ देता है। इसकी वजह से ये जो डीएनए होता है वो कहीं न कहीं ऐसा रेखीय हो जाता है, वृत्ताकार से रेखीय क्रम में भी आ सकता है। दूसरा, ये जो एंजाइम है इन दोनों सिरों को वापस जोड़ के फिर से इसको वृत्ताकार बनने की जो प्रवृत्ति है इसकी, उसको रोकता है। यानी कहीं न कहीं जो हमारा वृत्ताकार डीएनए है उसको काटने के बाद वो पूरा वापस वृत्ताकार नहीं बन जाए, इसको रोकने का काम भी ये क्षारीय फॉस्फेटेज करेगा। ऐसा क्यों रोकना? अगर नहीं रोकेंगे तो जो आपने डीएनए काटा है ये फिर से जुड़ जाएगा, तो इसमें आप नया जीन नहीं डाल सकते। तो आपको इसमें नया जीन एंटर कराने के लिए इसके सिरों को वापस जोड़ने से आपको रोकना पड़ेगा। तो ये हो गया क्षारीय फॉस्फेटेज। एक है डीएनए पॉलीमरेज। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर आप जीन क्लोनिंग करना चाहते हो तो जीन क्लोनिंग करने के लिए आपको डीएनए की वापस कॉपी बनानी पड़ेगी, और डीएनए से डीएनए बनाने के लिए या आपको उस जीन की कॉपी करने के लिए फिर से डीएनए से डीएनए बनाना है, तो आपको चाहिए होगा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये तो हो गए मुख्य एंजाइम। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मुझे कहीं से डीएनए निकालना है तो डीएनए निकालने के लिए सबसे पहले कोशिका भित्ति को, झिल्ली को, इन सबको हटाना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कोशिका भित्ति को हटाने के लिए। तो और हमें किस किस एंजाइम की जरूरत पड़ सकती है? अगर मान लो पादप कोशिका से मैं डीएनए या जीन निकाल रहा हूँ तो पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति, उसको हटाने के लिए सेलुलेज एंजाइम की जरूरत पड़ सकती है। फिर अगर वो कोई फंजाई कवक से निकाल रहे हैं तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, तो आपको चाहिए होगा काइटिनेज एंजाइम। वहीं आपको बैक्टीरिया के अंदर से डीएनए निकालना है तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को हटाने के लिए आपको चाहिए होगा लाइसोजाइम। उसके अलावा कोशिका में जितनी भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीन एंजाइम चाहिए होगा। फिर उसके अंदर जो आरएनए है उस आरएनए को हटाने के लिए आपको आरएनए एंजाइम चाहिए होगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको एंजाइमों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे एंजाइम्स मिल करके बायोटेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल बनाएंगे, क्योंकि शुरुआत आपको यहीं से ही करनी है। तो ये फर्स्ट है एंजाइम। अब हम नेक्स्ट बात करें उसके बाद वाहक की। कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में वाहक की बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में हम वाहक तकनीक पर और फिर उसकी उपयोगिता पर बात करेंगे। थैंक यू।